Hello everyone, my name is Deep and I welcome you all to this new channel, Investing School. इस चैनल पर ये मेरा पहला वीडियो है और इस चैनल पर क्या है कि मैं आपको इन्वेस्टिंग के बेसिक से लेके एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके एडवांस कॉन्सेप्ट तक सभी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस चैनल पर बने रहें, इस चैनल को लाइक करें, नीचे कमेंट्स करें, अपने उन दोस्तों के शेयर करें जो अभी स्टॉक मार्केट में नए हैं या जो स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना चाहते हैं। मैं इस चैनल पे ये कोशिश करूंगा कि इस चैनल पे जो भी मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको, वो इस तरह से बताऊंगा कि कुछ नहीं आता वो भी इसको सीख सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बच्चा एडमिशन लेता है स्कूल में, तो वो नर्सरी क्लास में जाता है या फिर प्री नर्सरी क्लास में जाता है, तो वो एबीसीडी सीखता है ना, एबीसीडी सीखता है। उसके बाद अल्फाबेट्स को एक साथ जोड़ के वर्ड्स किस तरह से बनाए जाते हैं बेसिकली, तो वो वर्ड्स बनाना सीखता है। उसी तरह से ही मैं इस चैनल पे कोशिश करूंगा कि मैं आपको इस चीज को, इस स्टॉक मार्केट को उसी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चलिए हम बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा एकदम बेसिक से। ठीक है, देखिए स्टॉक मार्केट क्या है आपको ये समझना पड़ेगा कि ये भी एक स्टॉक मार्केट भी क्या है, एक तरह की मार्केट है। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे सब्जी वाला है, फल वाला है, वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो आपको सामान दे रहा है, ठीक है, और आप उसको पैसे दे रहे हो। ठीक है, उसी तरह से क्या होता है स्टॉक मार्केट में भी। अब वहां पे आप क्या करते हो कि वहां पे आप सब्जी की खरीदते हो और फल खरीदते हो। यहाँ पे आप क्या खरीदते हो, कंपनीज के शेयर खरीदते हो। ठीक है, कंपनीज के शेयर खरीदते हो यहाँ पे। अब आप लोगों के मन में सवाल होगा, सर वो तो ठीक है, हम यहाँ पे कंपनीज के शेयर खरीदते हैं, पर कंपनीज हमें शेयर देंगी कैसे? ठीक है, या कंपनीज को शेयर देने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, उन्हें क्या जरूरत है शेयर देने की, है ना? बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो इसको हम आगे अभी चलिए समझते हैं। मैं आपको एक चीज समझाता हूं। देखिए, ये मान लीजिए हम ले लेते हैं कि ये है अमित। ठीक है, ये अमित जो है एक है बिजनेसमैन और इनकी एक कंपनी है XYZ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये किसकी कंपनी है? अमित की। अब अमित की जो ये कंपनी है, इसकी ये मान लीजिए शूज बनाती है, शूज यानी कि जूते बनाती है। ठीक है, आज इस जो कंपनी है अमित की, ये इसकी जो कीमत है, अब मान लेते हैं इसकी कीमत आज की डेट में 10 लाख रुपए है। ठीक है, अब अमित को क्या लगता है, अमित ये सोच रहा है कि अब मैं क्या करता हूं, इस XYZ कंपनी को जो है और दूसरे स्टेट्स में खोलता हूं या इसकी और भी ब्रांच बनाता हूं। तो ये मान लेते हैं कि XYZ कहां पे है, ये दिल्ली में है। ठीक है, अब अमित चाहता है कि XYZ एक और मैं खोलूं, कहां एक और XYZ खोलूं, कहां पे? यूपी में। अब देखिए मेरी बात समझिए कि XYZ को जो कंपनी है उसकी कीमत 10 लाख रुपए है और अमित को XYZ की तरह ही एक और कंपनी खोलनी है। कहां पे खोलनी है? यूपी में खोलनी है। अमित क्या है? बिजनेसमैन है। तो अमित को यहां पे ब्रांच खोलने के लिए भाई अब 10 लाख रुपए की जरूरत होगी। ठीक है, पर अमित के पास क्या है, आज की डेट में पैसा नहीं है। अब उसके पास पैसा नहीं है और अमित को ब्रांच खोलनी है क्योंकि अमित जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता है या अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहता है। तो अमित के पास क्या ऑप्शन है, आप बताओ? अमित या तो लोन लेगा, ठीक है ना, या अमित के पास एक ऑप्शन और है
कि वो इस कंपनी को क्या करे, पब्लिक में डिवाइड कर दे। अब मैं आपको समझाता हूं कि यहां पब्लिक में डिवाइड करने का क्या मतलब है। ठीक है, ध्यान सुनिए। पब्लिक में डिवाइड करने का मतलब मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाता हूं। अभी इस पे पहले हम ये देखते हैं कि लोन क्या है। अब अगर अमित को लोन लेना है तो अमित जाएगा बैंक के पास। ठीक, अमित को बैंक के पास गया। अमित ने कहा भाई मुझे लोन चाहिए 10 लाख रुपए का। मेरी ये कंपनी है, शूज बनाती है दिल्ली में, और मैं यूपी में एक और फैक्ट्री, एक और ब्रांच खोलना चाहता हूं अपनी। वहां पर मैं जूते बनाऊंगा और बेचूंगा। बैंक ने कहा ठीक है भाई, ठीक है, आप मुझसे लोन ले लो और आपको हर महीने क्या करना पड़ेगा, इस लोन पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब अमित के पास क्या ऑप्शन है कि वो हाँ बोल दे और 10 लाख रुपए ले ले। पर अमित ने सोचा कि अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं तो मुझे शुरुआत से ही हर इंटरेस्ट रेट होगा 10%, 12%, 15%, वो बैंक को देना पड़ेगा। और अमित के पास तो पैसा था नहीं। तो इससे बचने के लिए अमित ने क्या किया कि वो बैंक के पास नहीं गया। उसने लोन वाला ऑप्शन जो है हटा दिया कि मैं बैंक के पास नहीं जाऊंगा। अब अमित के पास सिर्फ बचा एक ऑप्शन कि पब्लिक के पास जाए। वो पब्लिक के पास गया। उसने कहा भाई देखो ऐसा है, ये मेरी कंपनी है, ये जूते बनाती है, दिल्ली में इसकी ब्रांच है और मैं यूपी में खोलना चाहता हूं। तो अमित ने कहा कि भाई मैं आपको अपनी कंपनी में हिस्सेदारी दूंगा। हिस्सेदारी का क्या मतलब है, यहाँ पे मैं आपको XYZ के क्या दूंगा, शेयर्स दूंगा। क्या दूंगा, शेयर्स दूंगा, और आप मुझको पैसे दो ताकि मैं जो है यूपी में अपनी एक नई ब्रांच खोल सकूं। अब लोगों ने कहा वो तो ठीक है, पर हम आपको पैसा देंगे तो हमें क्या मिलेगा। अमित ने कहा भाई फायदे में हिस्सेदारी दूंगा। ठीक है, तो लोगों ने कहा चलो भाई बात तुम्हारी ठीक है। ठीक है, तो अब हम पहले ये समझते हैं कि यहाँ पे अमित ने पब्लिक से बात करी और पब्लिक मान गई। तो समझते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। अब ये XYZ कंपनी की कीमत कितनी बताई थी मैंने, 10 लाख रुपए। अब इस कंपनी को, ये पूरी कंपनी किसके नाम पे है इस वक्त, अमित के नाम पे है। अमित को अगर इस कंपनी को पब्लिक को देना है तो कैसे देगा, 1 लाख शेयर्स में इसने अपनी कंपनी डिवाइड कर दी। अब मान लीजिए कि 1 लाख लोग आते हैं, वो जो है इनकी कंपनी को खरीद लेते हैं 10 रुपए के भाव पे। ठीक है, तो जैसे ही वो 1 लाख लोग आएंगे और 10 रुपए देंगे तो अमित को 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, है ना। और जो ये पब्लिक है, पब्लिक को क्या होगा, जो 1 लाख पब्लिक आई थी, इनको ये 1 लाख शेयर अमित डिवाइड कर देगा, है ना। अब अमित ने क्या किया, 10 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए और उसने क्या किया, अपनी यूपी में एक नई ब्रांच खोल ली, XYZ प्राइवेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। ठीक है, अब समझते हैं यहाँ पे कि अमित को यहाँ पे क्या फायदा हुआ पब्लिक को शेयर्स देके। अमित को जब बैंक गया था तो अमित को बैंक के पास जाते ही बैंक ने कहा ठीक है हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मुझे इस पे हर महीने इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अमित के पास उस वक्त जो है पैसा नहीं था, तो अमित ने ये ऑप्शन ठीक नहीं समझा। वो गया शेयर होल्डर के पास। शेयर होल्डर से उसने कहा कि मैं आपको पैसा शेयर्स देता हूं अपनी कंपनी में और आप मुझे पैसा दो। अब शेयर होल्डर्स को पैसा जो शेयर्स मिल जाएंगे, अमित को पैसा मिल जाएगा। अमित को अब किसी को भी हर महीने पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अमित अपना पूरा ध्यान कहाँ लगा सकता है, अपनी नई कंपनी जो उसने बनाई है उसकी ग्रोथ पे, उसकी डेवलपमेंट पे। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या समझ में आया। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि आपने बेसिक चीज क्या सीखी यहां पे। पहला, शेयर्स क्या होते हैं, ठीक है, जिनको हम आम भाषा में स्टॉक भी कहते हैं। ठीक है,
स्टॉक और शेयर कॉमन चीजें हैं, उसको अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके से कहने का तरीका है, बाकी कुछ नहीं है। शेयर और स्टॉक एक ही चीज है। दूसरा हमने सीखा कि कंपनी जो है पैसे कैसे मार्केट से उठाती है। आपको याद है जो मैंने एग्जांपल दिया था फ्रूट सेल वाला या सब्जी जो मार्केट वाला, कि वहां पे क्या है, सब्जी वाला खड़ा रहता है, वो सामान बेचता है, आप उसको पैसे देते हो। अमित ने भी क्या वैसे नहीं किया? अमित ने भी वैसे ही किया ना। उसने कहा भाई मैं आपको अपनी कंपनी शेयर दे रहा हूं, आप मुझको पैसा दो, है ना। एकदम सेम बात है। अब देखिए, अब जिस जगह पे ये सब शेयर्स की खरीद फरोख्त होती है, जिस जगह पे पहली बार कंपनियां लिस्ट होती हैं, जिस जगह पे बायर्स सेलर्स इन्वेस्टर्स आके मिलते हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं हम? स्टॉक मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट। ठीक है। जिस तरह से फ्रूट सेलर जहां पे सामान बेचता है उसको फ्रूट मार्केट बोलते हैं, जहां वेजिटेबल सेलर सामान बेचता है उसको वेजिटेबल मार्केट बोलते हैं, जहां पे स्टॉक्स खरीदे बेचे जाते हैं उसको स्टॉक मार्केट बोलते हैं। स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट हो गई। अब क्या होता है कि अमित की जो कंपनी थी, जो उन्होंने यूपी में इन्होंने जो ब्रांच खोली थी अमित ने, अब वहां पे क्या होता है कि अमित को प्रॉफिट होने लगता है। ठीक है। एक बात याद रखना कि अमित ने अपनी जो पहली कंपनी थी उसके 1 लाख शेयर्स में डिवाइड कर दिया था और 1 लाख लोग ही उसको खरीदने वाले थे। ठीक है। अब अमित की जो यूपी में ब्रांच बनी, अमित की नई ब्रांच जो उसने खोली, उसमें क्या हुआ अमित को कि प्रॉफिट होने लग गया और प्रॉफिट बहुत तगड़ा हुआ। ठीक है। ये देखते हुए क्या हुआ कि और भी लोग आए, उन्होंने कहा यार हम तुम्हारी कंपनी को खरीदना चाहते हैं, तुम्हारी कंपनी की शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। ठीक है। अमित ने तो भाई कंपनी के शेयर होल्डर शेयर्स को जो पब्लिक को बांट दिया, तो जो नए लोग आएंगे, जो नई पब्लिक आएगी, वो क्या कहेगी कि भाई मैं आपसे शेयर खरीदना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ आप मुझे कितने में दोगे। अब ये जो 1 लाख लोग हैं जिन्होंने 10 रुपए के प्राइस पे खरीदा था, ये सीधी सी बात है कि भाई अब 10 रुपए के प्राइस पे तो नहीं बेचेगा कोई आदमी। 10 रुपए का सामान खरीद के 10 रुपए में तो नहीं बेचेगा। तो वो क्या करेगा कि ये लोग कहेंगे कि भाई ठीक है, मैं आपको 10 रुपए पे मैंने खरीदा है, मैं आपको इसको 20 रुपए में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा? 20 रुपए पे। पब्लिक जो नई पब्लिक आई थी उसने कहा कि यार कंपनी तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट भी अच्छे हो रहे हैं, अगर मैं 20 रुपए पे खरीद लूं तो हो सकता है भाई 30 रुपए 35 रुपए 40 रुपए हो जाए प्राइस इसका। तो अब आपको ये बात समझ में आई कि कंपनी अच्छा प्रॉफिट कर रही थी। क्या कर रही थी कंपनी? प्रॉफिट। उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो कंपनी की जो डिमांड है, डिमांड बढ़ गई। ठीक। डिमांड बढ़ने की वजह से क्या हुआ, उस कंपनी का प्राइस बढ़ गया। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूं, बहुत आसान एग्जांपल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। आप मार्केट में जाओ, ठीक है, ज्यादातर ये जो बारिश का मौसम होता है, तो बारिश के मौसम में क्या होता है कि सब्जियां मार्केट में कम होती हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि सब्जियों की जो कीमत है वो बढ़ जाती है। अब समझ में आया, वही सब्जी थी 10 दिन 20 दिन 30 दिन पहले 10 रुपए किलो मिल रही थी, आज वो 15 रुपए 20 रुपए किलो क्यों मिल रही है? क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो कम हो गई है। सप्लाई कम होने की वजह से जो है वो क्या होता है, डिमांड, उसकी सप्लाई कम होने की वजह से क्या होता है कि उसका प्राइस बढ़ जाता है। अब मैं आपको बताता हूं ये हुआ कैसे। भाई सप्लाई कितनी थी यहां पे? 1 लाख ही शेयर थे, है ना, पर अब और 1 लाख ही खरीदने वाले थे, है ना। अभी खरीदने वाले मान लो 2 लाख हो गए हैं। अब वही 2 लाख कैसे हुए? कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लोगों को लगा कि और कंपनी और आगे अच्छा परफॉर्म करेगी तो हमको और फायदा होगा, तो इस तरह से जो है और लोग इसमें आए। और इसी तरह से जो है डिमांड की वजह से
ठीक है, कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है जब, तब डिमांड बढ़ती है, उसकी वजह से जो है कंपनी का प्राइस भी बढ़ता रहता है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है डिमांड और सप्लाई कॉन्सेप्ट कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैं जो है आपको बाद में एक डिटेल्ड क्लास बनाऊंगा, उसमें आपको और अच्छे से समझाऊंगा। अभी मैंने आपको सिर्फ एक बेसिक एग्जांपल दिया कि भाई यहाँ पे 1 लाख शेयर थे, 1 लाख लोग थे, अब यहाँ पे जो है करीब 2 लाख लोग हो गए हैं, और शेयर कितने हैं अभी भी, यहाँ पे शेयर अभी भी 1 लाख ही है ना, शेयर अभी भी 1 लाख है। तो डिमांड, वही सब्जी वाला एग्जांपल याद करो, जब मार्केट में सब्जी कम थी, पैसे बढ़ गए थे, वही तरह यहाँ पे शेयर्स कम है, पब्लिक ज्यादा है, तो शेयर्स की कीमत बढ़ जाएगी, है ना। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब कीमत किस तरह बढ़ती है ये आपको समझ में आ गया। कीमत बढ़ने का मेन कारण क्या है? डिमांड और सप्लाई। मेन कारण क्या है? डिमांड और सप्लाई। ठीक है, समझ में आ गया डिमांड और सप्लाई का खेल, क्यों कंपनी का प्राइस किस तरह बढ़ता है ये समझ में आ गया। ठीक है, अब एक बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, जो लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं उनके दिमाग में जरूर आएगा कि सर वो तो ठीक है कि इसका जो कंपनी का जो प्राइस है वो बढ़ रहा है, नए बायर आ रहे हैं, वो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, ठीक है, पर क्या होगा कि अगर एक ए जो है, जो अमित की कंपनी में जो ए बायर था, जिसने शुरू में कंपनी 10 रुपए में खरीदी थी, तो कंपनी का एक शेयर जो है वो उसने 10 रुपए में खरीदा था, ठीक है, और अब वो बी को, ए जो है बी को यही एक शेयर जो है 20 रुपए में बेचना चाहता है, ठीक। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ए और बी में ऐसा हो कि ए तो बी को शेयर दे दे, क्या दे दे? शेयर दे दे, पर बी जो है ए को पैसा, यानी कि मनी, बी जो है ए को पैसा ही ना दे, हैं? ये हो सकता है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास एक्सचेंज है, ठीक है, एक्सचेंज है। एक्सचेंज क्या करता है? एक थर्ड पार्टी का काम करता है। थर्ड पार्टी का मतलब है, आपने वो कहानी सुनी होगी ना, 2 बिल्ली और 1 बंदर वाली, कि 2 बिल्ली लड़ रही होती हैं तो बंदर आके उनका झगड़ा सॉल्व करता है ना। उसी तरह से यहाँ पे ए और बी ए डायरेक्ट बी को नहीं दे सकता, बी डायरेक्ट ए को नहीं दे सकता। इनके बीच में एक आदमी रहेगा जिसको कहेंगे एक्सचेंज। अब इंडिया में 2 एक्सचेंज है। पहली एक्सचेंज का क्या नाम है? उसका नाम है एनएससी, और दूसरी एक्सचेंज का नाम है बीएससी, ठीक है। एनएससी जो एक्सचेंज है वो 1992 में स्टैब्लिश हुई थी। बीएससी जो है बहुत पुरानी, 1875 में स्टैब्लिश हुई थी। बेसिकली जो बीएससी जो है ना, ये पूरी एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है, पूरी एशिया की, इंडिया की तो है, पूरे एशिया की सबसे पुरानी एक्सचेंज है। अब एनएससी और बीएससी क्या है? मिडिल मैन है। वो ए और बी को क्या करते हैं? सर्विस देते हैं। किस चीज की? अब ए को कोई शेयर बेचना है तो बी को डायरेक्ट नहीं बेचेगा, वो क्या करेगा भाई? ए को बेचेगा, बी को बेचेगा, पर वो पहले कहां जाएगा? एनएससी के पास जाएगा, ठीक है। तो एनएससी जो शेयर बी को बेचेगा, सॉरी, जो ए जो है जब शेयर बी को बेचेगा तो ए का जो शेयर पहले एनएससी के पास जाएगा, ठीक है, और बी जो पैसा भेजेगा ए को, तो बी का जो पैसा है वो एनएससी के पास जाएगा, ठीक है। यहां पे मैं एग्जांपल के लिए एनएससी ले रहा हूं, आप बीएससी भी ले सकते हैं, ठीक है। अब एनएससी क्या करेगा? ए को पैसा दे देगा और बी को शेयर दे देगा। ये बात समझ में आ गई है? चलिए अब देखते हैं कि एनएससी जो है बेसिकली महाराष्ट्र में है, बेसिकली दोनों ही महाराष्ट्र में है, दोनों ही मुंबई में ही है, ठीक है। और इसको मैंने रब कर दिया, ठीक है। अभी समझते हैं कि इन दोनों पे नजर रखने के लिए हमारे पे एक और संस्था है एनएससी और बीएससी नजर रखने के लिए, उसका क्या नाम है? सेबी,
सेबी का क्या फुल फॉर्म है? सिक्योर, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, मैं समझा देता हूँ। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ये सेबी की फुल फॉर्म है। ये क्या करती है बेसिकली, ये ओवरऑल मार्केट पे नजर रखती है। ओवरऑल मार्केट का मतलब क्या है कि जिस तरह से ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट में क्या होता है, शेयर्स का या स्टॉक्स का एक्सचेंज होता है या उनको खरीदा बेचा जाता है। उसी तरह से और भी 2-3 तरह की मार्केट होती है। मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। जैसे कि एक होती है कमोडिटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट होती है। एक होती है आपकी फॉरेक्स मार्केट, ठीक है, और भी तरह की मार्केट होती है, पर वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो मैं आपको नहीं समझाऊंगा अभी। कमोडिटी मार्केट में क्या होता है, मेटल्स, मान लीजिए गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, इन सब का ट्रेड होता है। ऑयल, क्रूड ऑयल वगैरह, जितने भी तरह के ऑयल है, क्रूड ऑयल, मेंथा ऑयल, जितने भी तरह के ऑयल है, ये यहाँ पे ये कहाँ पे ट्रेड होते हैं, कमोडिटी मार्केट में, ठीक है। और इसका अलग एक्सचेंज है। जैसे स्टॉक के लिए NSE BSE है, कमोडिटी के लिए MCX है, ठीक है। MCX एक्सचेंज है जो कमोडिटी मार्केट के जो खरीद फरोख्त होती है उसको हैंडल करता है। इसी तरह वहां पर फॉरेक्स मार्केट है। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, करेंसी का एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसको मैं दोबारा से रब कर देता हूं, ठीक है। तो NSE और BSE जो है ये एक्सचेंज का काम तो करते ही हैं। देखिए NSE और BSE की बात कर ली हमने, ठीक है। अब NSE और BSE में भी क्या होता है कि जो देश की टॉप कंपनियां होती है ना, टॉप कंपनी को यहाँ पे लिस्ट किया जाता है। अब NSE के अंदर देश की टॉप 50 कंपनी लिस्टेड है, उनको हम आज की डेट में क्या बोलते हैं, निफ्टी 50, ठीक है। BSE में देश की टॉप 30 कंपनी लिस्टेड होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेंसेक्स, ठीक है। निफ्टी 50 के नीचे एक नंबर लिखा आता है। जैसे अभी जो नंबर चल रहा है वो 11,500 चल रहा है, और यहाँ पे जो नंबर चल रहा है वो 38,000 राउंड फिगर में मान लेते हैं, 38,000 चल रहा है। तो आपने कभी सोचा कि ये जो नंबर लिखा आता है निफ्टी 50 के नीचे 11,500 और 38,000 वो क्या होता है? तो ये नंबर आपने सुना होगा कि आज निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ गया, आज निफ्टी 100 पॉइंट गिर गया, सेंसेक्स आज 1000 पॉइंट बढ़ गया, या सेंसेक्स 500 पॉइंट नीचे गिर गया। ये क्या है? ये नंबर जो ऊपर नीचे हो रहे हैं ये आपको क्या बताते हैं? ठीक है, ये क्या होता है, ये नंबर क्या होता है, 100 रुपए बढ़ना घटना क्या होता है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इस बारे में बात करेंगे अगली वीडियो में। आपकी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो जो अभी तक हमने पढ़ा, इसमें से कुछ भी अगर समझ में ना आया हो, चाहे वो छोटा सा पॉइंट ही क्यों ना हो, ठीक है, वो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछें, ठीक है। और ये मत सोचिए कि ये बेसिक चीज है, ये सर से मैं क्या पूछूं, ठीक है। आप बेसिक से बेसिक क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं, मैं उसका भी आंसर करूंगा, ठीक है। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि जब मैं अगली बार जब मैं इस पॉइंट को समझाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और इस वीडियो को मैं यही एंड करता हूं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।